आगे हम शिनरा को देखते हैं जो कि विक्टर को बता रहा था कि जब उसको शुरू में पावर्स मिली थी तब उसे एक्सपेरिमेंट के लिए हाजिमा इंडस्ट्रीज में ले जाया गया था, जहां उसे कभी भी एक इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया गया। वहां मौजूद सभी बच्चे उनके लिए सिर्फ एक टेस्ट सब्जेक्ट थे। तभी वहां पर विक्टर आ जाता है और वो शिनरा से सभी को इकट्ठा करने को कहता है। सभी के वहां पहुंचने के बाद विक्टर उन्हें बताता है कि वो हाजिमा इंडस्ट्रीज का भेजा हुआ एक स्पाई है, लेकिन ये बात सुनकर उनमें से किसी को भी हैरानी नहीं होती सिवाय अपनी भोली भाली आयरिस को छोड़कर। आकिटारू उससे पूछता है कि आखिर अब वो उन्हें सच्चाई क्यों बता रहा है। विक्टर बताता है कि हाजिमा इंडस्ट्री ने उसे शिनरा के एडोला बर्स्ट पर नजर रखने को कहा था, क्योंकि जब वो उनके पास था उन्हें पता ही नहीं लगा कि उसके पास एडोला बर्स्ट है। इसकी वजह से उन्होंने वहां के बाकी बच्चों पर और भी ज्यादा बुरी तरह से रिसर्च की, जिससे कई बच्चे जख्मी भी हो गए। इसी वजह से हाजिमा इंडस्ट्रीज ने विक्टर को यहाँ भेजा और अब वो चाहते हैं कि विक्टर शिनरा को लेकर उनके पास आ जाए ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके। कंपनी 8 सोचने लगती है कि ये उनके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि अब वो पता लगा सकते हैं कि हाजिमा इंडस्ट्रीज इवेंजलिस्ट के साथ मिली है या नहीं। शिनरा भी इस बात से अग्री करता है क्योंकि वो वहां जाकर बच्चों को वैसे भी बचाना चाहता था। दूसरी तरफ हाजिमा इंडस्ट्रीज में हम कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो नाटुकू पर टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं ताकि वो उसके एडोला बर्स्ट को बाहर निकाल सकें। और इस टेस्ट में उसे एक बंदे से लड़ाई करनी है जिसका नाम कुरोनो है। कुरोनो नाटुकू से कहता है कि जब तक वो अपने एडोला बर्स्ट को बाहर नहीं निकाल लेता वो उसे दुनिया भर का दर्द पहुंचाएगा। वहीं नाटुकू का दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है और उसे अभी भी रीका की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे अपने पागलपन वाले तरीके से उकसाता रहता है, जिसकी वजह से लड़ाई के वक्त वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। ये देखकर एक साइंटिस्ट कहता है कि नाटुकू का दिमागी संतुलन सही नहीं है तो उन्हें इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोक देना चाहिए, पर दूसरा बंदा मना कर देता है क्योंकि शिनरा का एडोला बर्स्ट भी फाइट के दौरान ही जागा था, तो वो इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखेंगे चाहे ऐसा करते वक्त उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। वहीं अपनी पावर्स को यूज करने के बाद भी नाटुकू कुरोनो के ऊपर एक हमला भी लैंड नहीं कर पाता। इसके बाद साइंटिस्ट कुरोनो के बारे में बात करने लगते हैं। उसने अपनी पावर्स को इतना ज्यादा यूज किया कि उसके हाथ राख में बदलने लगे, पर किसी तरह उसने अपने हाथ को बचा लिया और अब वो सिर्फ उसी हाथ से अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। आगे जब कुरोनो को पता लगता है कि शिनरा वहां आने वाला है वो बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि उसे कमजोर लोगों को टॉर्चर करना बहुत ज्यादा पसंद है और जब से उसने उसे बचपन में देखा था तभी से ही वो उसकी कुटाई करना चाहता था और अब फाइनली उसे मौका मिलने वाला है। दूसरी तरफ शिनरा हाजिमा इंडस्ट्रीज के लिए निकल चुका है। रास्ते में वो विक्टर को बताता है कि हाजिमा इंडस्ट्रीज में जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे उसने वहां एक भयानक से इंसान को देखा था। कुछ देर बाद वो हाजिमा इंडस्ट्रीज में पहुंच जाते हैं और शिनरा नोटिस करता है कि सभी लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे कि जैसे वो उन्हें मारना चाहते हो। विक्टर कहता है कि उसे तो लगा ही था कि शिनरा को यहाँ पहुंचाते ही उसे मार दिया जाएगा, पर शिनरा उससे कहता है कि वो कंपनी 8 का हिस्सा है और चाहे कुछ भी हो जाए वो विक्टर को मरने नहीं देगा। वहीं विक्टर ने जानबूझकर ऐसी भड़काऊ रिपोर्ट बनाई थी ताकि वो उनकी सच्चाई का पता लगा सके। शिनरा एक साइंटिस्ट से नाटुकू नाम के बच्चे के बारे में पूछता है पर वो कहता है कि नाटुकू यहाँ नहीं है, लेकिन तभी शिनरा डोला लिंक से कनेक्ट हो जाता है और सामने नाटुकू को देखकर वो समझ जाता है कि वो यहीं पर है। इसके बाद टेस्ट देने के लिए शिनरा अंदर पहुंच जाता है जहाँ की उसके सामने कुरोनो खड़ा था। तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं सूंघ पा रहा हूँ कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तुमसे खेलने में तो बहुत मजा आने वाला है। शिनरा उसे खुद से दूर करता है जिसके बाद उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस दौरान कुरोनो शिनरा पर हमला करता है और शिनरा को समझ नहीं आता कि उसे चोट कैसे लग रही है। शिनरा उसके ऊपर हमला करने जाता है पर वो शिनरा के फास्टेस्ट हमले को भी आसानी से डॉज कर लेता है, जिसके बाद शिनरा लगातार उसके ऊपर हमला करता रहता है पर कुरोनो उसके हर हमले को डॉज भी कर रहा था और साथ ही उसकी कुटाई भी करने लगता है। इसे हर बार मेरे अटैक का पता कैसे लग जाता है? मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं अपने स्मोक से वाइब्रेशंस को फील कर सकता हूँ, तो जब भी तुम मुझ पर हमला करने आते हो मुझे पहले ही पता लग जाता है। ये जानकर भी तुम्हारा कोई फायदा होने नहीं वाला। तभी एक साइंटिस्ट पीछे से चिल्लाता है, शिनरा प्लीज हमें अपना डोला बर्स्ट दिखाओ। हाँ बिल्कुल दिखाऊंगा ना मैं, जब मैं वहां आकर तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मारूंगा। जिसके बाद फिर से उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और शिनरा के लगातार हमला करने के बावजूद भी कुरोनो उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा था। इसके बाद कुरोनो अपने स्मोक को कंडेंस कर उनसे वेपन बनाकर शिनरा पर हमला करने लगता है, जिनसे पहले तो वो शिनरा का ध्यान भटकाता है और फिर खुद स्मोक में छुपकर उसके ऊपर हमला कर देता है। कुरोनो इस फाइट को कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रहा था। ये देखकर एक साइंटिस्ट उससे कहता है कि उन्हें काफी डेटा मिल चुका है तो वो ये सब बंद कर सकता है, पर तभी कुरोनो उस पूरे एरिया को अपने स्मोक से घेर लेता है क्योंकि उससे शिनरा को धीरे धीरे चोट पहुंचाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ नाटुकू की पावर्स उसके कंट्रोल से बाहर
चली जाती हैं, जिससे विक्टर को भी पता लग जाता है कि नाटकू इसी फैसिलिटी के अंदर है। तो विक्टर माइक से शिनरा को बता देता है कि अब उन्हें नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नाटकू इसी फैसिलिटी के अंदर है। एक साइंटिस्ट उसे रोकने की कोशिश करता है, पर विक्टर मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है। पर तभी वहाँ 2 बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं, पर इससे पहले कि वो विक्टर को तोड़ते वहाँ शिनरा पहुंच जाता है, जिसके बाद वो दोनों ही नाटकू को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। और विक्टर ये सारी चीजें कंपनी 8 को भी बता देता है, और ये सुनते ही कंपनी 8 हाजिमा इंडस्ट्रीज में ढाबा बोल देती है। पर जब वो अंदर जा रहे थे, उन्हें सामने एक छोटा सा रोबोट दिखता है। वल्कन सोचता है कि वो तो उसे उड़ाते ही निकल जाएंगे, पर वो छोटी सी चीज उनकी गाड़ी को पलट देती है। पर वल्कन के टेक की वजह से वो सभी सही सलामत नीचे उतर जाते हैं। बाहर आने पर वो देखते हैं कि एक लड़की उस छोटे से रोबोट को कंट्रोल कर रही थी, और वल्कन हैरान हो जाता है कि सित्तू सी चीज में इतनी ज्यादा ताकत कैसे है। वहीं दूसरी तरफ शिनरा और विक्टर नाटकू तक तो पहुंच जाते हैं, पर रीपर उनसे पहले ही उस तक पहुंचा हुआ है। वहीं बाहर माँ की टाकियों की मदद से उस रोबोट के ऊपर हमला करने लगती है, और उसके किसी भी हमले का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। और हद तो तब हो जाती है जब वो अपने हगने वाले द्वार से उसके वेपन्स के ऊपर हमला कर देता है, जो चीज माँ को भी बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसके बाद माँ की उसके ऊपर लगातार हमला करती रहती है, लेकिन वो उस रोबोट का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जिसके बाद वो टेकी उसको अपने पास बुला लेती है और अगले हमले की तैयारी करने लगती है। वहीं वो लेडी अपने टेक की मदद से ये देख पा रही थी कि वो मैक्सिमम कितनी पावर को जनरेट कर सकती है, और कहती है कि वो अपनी पूरी जी जान लगाने पर भी उसके रोबोट को नहीं हरा पाएगी। अपने वेपन को पूरी तरह से चार्ज करने के बाद माँ की उसके ऊपर हमला कर देती है, पर रोबोट हग के उसके अटैक को रोक देता है, और वो जलील औरत अपनी खुशी मनाने लगती है। पर माँ की अपने वेपन को वहीं पर गोल गोल घुमाने लगती है, जिससे उसके वेपन्स उस रोबोट के अटैक को ओवरपावर कर देते हैं और उसके चीथड़े उड़ा देते हैं, जो देख के वो लड़की भी हैरान हो जाती है। वहीं माकी और वल्कन खुश होकर वहां से जा ही रहे थे, तभी वो औरत फिर से आती है, और अब उसके पास बहुत सारे रोबोट्स थे, जो देख के वो दोनों घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी की कंपनी 8 शिनरा तक पहुंच चुकी है, और शिनरा के सामने रीपर ने स्मोक बना रखी है। वो शिनरा के ऊपर हमला कर देता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अगर तुम बचकर यहाँ से जाना चाहते हो तो अपने वीक मेंबर्स को मेरे हवाले कर दो। और वो आयरिस के ऊपर हमला कर देता है, जिसे कि आर्थर बचा लेता है, और जब वो उसके ऊपर हमला करने जाता है, कैप्टन आकर सभी को बचा लेते हैं। वहीं इस भौकाल के दौरान वहाँ इवेंजलिस्ट भी पहुंच जाते हैं, जिनके साथ ये हराम की पिल्ली भी जुड़ चुकी है, जो चैरन को बताती है कि नाटकू ही 6th पिलर है। तो वो नाटकू को लेने के लिए रीपर के सामने पहुंच जाता है। रीपर उसके ऊपर कई हमले करता है, जिसका उस पर कोई असर नहीं होता, और चैरन अपने एक ही हमले से रीपर और नाटकू को अलग कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो औरत वल्कन और माकी के चीथड़े उड़ाने ही वाली थी, पर तभी वहाँ हामिया पहुंच जाती है, और वो अपने एक ही फ्लिक से सभी रोबोट्स के चीथड़े उड़ा देती है। वल्कन कहता है कि वो उस बिजली वाली औरत से नहीं लड़ सकते, उसका सामना सिर्फ आर्थर ही कर सकता है। तो वल्कन आर्थर को लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है, और माकी तब तक यहाँ उसका ध्यान भटकाएगी। वहीं अपने प्यारे रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ देखकर उस औरत का थोड़ा दिमाग खिसक जाता है, और वो अपने जायंट रोबोट को वहाँ बुला लेती है। वहीं माकी कंफ्यूज हो जाती है कि वो भला किससे लड़ेगी, तो वो अभी के लिए डिसाइड करती है कि वो उस औरत से मिलकर हामिया के साथ लड़ेगी। तभी वो अपने रोबोट से हामिया के ऊपर हमला कर देती है, पर हामिया आसानी से उसके अटैक्स को डॉज कर रही थी। इसी दौरान पीछे से एरो भी उस रोबोट के ऊपर हमला करती है, जिसे वो डॉज कर लेता है, और इससे पहले कि वो अगला हमला करती, वहाँ माकी पहुंच जाती है, और उससे पिटाई खाते वक्त एरो समझ जाती है कि क्लोज कॉम्बैट में वो उसे नहीं हरा पाएगी, तो उसे दूरी बना लेनी चाहिए। पर माकी उसे दूर होने ही नहीं देती, तो हामिया को उसे बचाना पड़ता है, और वो कहती है कि तुम कैसी प्रोटेक्टर हो जो मुझे क्या बचाएगी, तुम तो खुद को भी नहीं बचा पा रही। एरो कहती है कि सभी पिलर्स के पास एक कंपैटिबल प्रोटेक्टर होता है, और वो बेहतर तरीके से साथ में ही काम कर सकते हैं, इसीलिए हामिया का प्रोटेक्टर चैरन है और एरो शो की प्रोटेक्टर है। पर ये सुनकर हामिया भड़क जाती है और उसको बिजली के झटके देते हुए कहती है कि उसे सिर्फ जो बोला जाए वही करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इनका की गार्डियन रेसू कहती है कि उसे अपनी पावर्स को यूज करने के लिए बहुत सारी बॉडीज चाहिए, तो इनका उसे बताती है कि उसे जल्द ही बहुत सारी बॉडीज मिलने वाली है। वहीं रीपर कंपनी 8 से लड़ता लड़ता थक जाता है, क्योंकि उसे ताकतवर से लड़ने में जरा भी मजा नहीं आता, तो वो फिर से नाटकू को अपने कब्जे में लेने की सोचता है। वो अपने स्मोक से इवेंजलिस्ट के गुंडों पर हमला करता है, जो कि उनके अंदर जाकर उन्हें अंदर से ही जला देती है, और फाइनली नाटकू आजाद हो जाता है। पर इसकी वजह से सभी लोग नाटकू को खिलौने की तरह इधर उधर करने लगते हैं, तो कभी वो इसके पास जाता है तो कभी किसी और के पास। वहीं रीपर की वजह से रीसू को काफी सारी डेड बॉडीज मिल जाती हैं, पर उन्हें चलाने के लिए उसे एक पायलट भी चाहिए, तो वो एक बॉडीगार्ड को बग से इन्फर्नल में बदल देती है, जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके सभी मरे हुए बंदों को खड़ा करती है, जो जाकर
आकर उस इन्फर्नल से जुड़ने लगते हैं, जिसके बाद वो इन्फर्नल नाटको को भी अपने अंदर कर लेता है। ये देख के कंपनी 8 समझ जाती है कि जिस जायंट इन्फर्नल को उन्होंने हराया था उसके पीछे उसी लड़की का हाथ था। तभी रीपर को कंपनी प्रेसिडेंट का फोन आता है, जिससे वो यस सर करके बात करने लगता है और काफी सारी गालियां खाने के बाद वो कंपनी 8 से कहता है कि उनका मिशन एक ही है, तो उन्हें साथ में काम करना चाहिए। वहीं शोर शराबे को सुनकर हामिया भी 6th पिलर को देखने के लिए वहां से चली जाती है। पपेटियर उसे रोकने की कोशिश तो करती है, पर एरो बीच में आ जाती है। वहां पहुंचने पर जब हामिया उस छोटे से बच्चे को देखती है, वो उस पर अपनी पावर्स का यूज करने लगती है और उसके बच्चे कुछ स्क्रूज को भी ढीला कर देती है और अब वो पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर जा चुका है। जिसके बाद वो अपनी इन्फर्नल्स पावर का यूज करने लगता है और बहुत ही खतरनाक हमले करता है। वहीं इस भयंकर सी तबाही के दौरान वल्कन कैप्टन से कहता है कि जो भी लोग वहां पावर्स को यूज नहीं कर सकते उन्हें वहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि हामिया की वजह से वहां का रेडिएशन लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। तो कैप्टन नॉन पावर यूजर्स को लेकर वहां से साइड हो जाता है। वहीं नाटकू बिना सोचे समझे चारों तरफ हमला कर रहा था, जिससे चैरन भी परेशान हो जाता है और शिनरा रीपर से कहता है कि उसे रोकने के लिए उन दोनों को साथ में काम करना होगा। पर जब शिनरा उसके ऊपर हमला करने जाता है वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, पर क्योंकि नाटकू अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, रीपर का उससे लड़ने का जरा भी मन नहीं हो रहा था। शिनरा उस पर भड़कने लगता है, पर तभी उसके ऊपर हमला हो जाता है और वो टपकने ही वाला था, पर ऐन वक्त पर चैरन आकर उसे बचा लेता है और उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब करके वापस से नाटकू पर मारता है। शिनरा उसका धन्यवाद करता है और पूछता है कि उसने उसकी मदद क्यों की। चैरन बताता है कि वो एक गार्डियन है और उसका काम पिलर्स की रक्षा करना है। वहीं दूसरी तरफ वल्कन आर्थर को ढूंढ रहा था, तभी अचानक से आर्थर उसके ऊपर ही पहुंच जाता है और वो उसकी पावर का यूज करने के लिए उसे अपनी गाड़ी के पास लेकर जाता है, क्योंकि उन्हें आर्थर के प्लाज्मा की जरूरत पड़ेगी हामिया की इलेक्ट्रिक पावर्स को रोकने के लिए। तो वल्कन उसे कन्विंस करने के लिए एक लेजेंडरी नाइट की कहानी सुनाता है, जिसमें कि नाइट किंग एक बड़ी सी चट्टान में फंसी हुई तलवार को बाहर निकालता है और आर्थर को भी ऐसा ही करना होगा ताकि वो अपने नाइट किंग की डेस्टिनी को फुलफिल कर सके। वो तो निकालता है ना तलवार, तो मैं डालू क्यों? अरे तुम समझे नहीं, अगर तुम उसमें तलवार डालोगे तभी तो बाहर निकालोगे ना। अरे हाँ, तुमने तो सही कहा। जिसके बाद आर्थर अपनी पावर्स का यूज करने लगता है, जिससे हामिया की पावर्स डिसेबल हो जाती है। तो हामिया इस फील्ड से बाहर जाने लगती है। वहीं इस फील्ड की वजह से माकी अपने वेपन्स का यूज नहीं कर सकती, पर पपेटियर अपने रोबोट का यूज कर सकती थी, क्योंकि ये पूरी चीज सिर्फ उसके पावर से ही चलती है। हामिया जब आर्थर तक पहुंच जाती है तभी वो अपने रोबोट से उसके ऊपर हमला कर देती है। वहीं उसे देखकर वल्कन वहां से भागने लगता है, पर गाड़ी के चलने की वजह से आर्थर अपनी इमेजिनेशन से बाहर आने लगता है। ये चट्टान भला चल क्यों रही है? ये चट्टान नहीं है, ये एक बड़ा सा सांप है। सांप, ध्यान रखना, उसे तुम खुद को गिराने मत देना। ये सुनकर आर्थर फिर से अपनी ख्याली दुनिया में पहुंच जाता है। वहीं नाटकू अभी भी पागलों की तरह हमला कर रहा था, जिससे शिनरा की जान फिर से खतरे में आ जाती है, पर इस बार भी चैरन आकर उसे बचा लेता है, जिससे शिनरा को मौका मिल जाता है उस इन्फर्नल पर हमला करने का। पर शिनरा के किसी भी हमले से उस इन्फर्नल का कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो शिनरा नाटकू से बात करने की कोशिश करता है, जिस दौरान वो उसके साथ डोला लिंक से कनेक्ट हो जाता है, जहां वो नाटकू का पास्ट देखता है। उसके पेरेंट्स उसकी बहुत तारीफ करते थे, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक उसके नंबर अच्छे आते हैं। जैसे ही उसके नंबर बुरे आते हैं, उसके माँ बाप की सनक जाती है और वो बस उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं ताकि वो हमेशा अच्छे नंबर्स लाए, जैसे कि वो कोई रोबोट हो। और जब उसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए हाजिमा इंडस्ट्रीज में लाया गया, यहाँ भी उसके ऊपर सिर्फ प्रेशर ही डाला गया और अब उसके दिमाग में रीका घुस चुका है, जो कि घंटे की तरह उसके दिमाग में बजता ही रहता है। शिनरा उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नाटकू कुछ सुनने को तैयार था ही नहीं, जिसके बाद वो अपने सबसे ताकतवर हमले को तैयार करने लगता है। उसे देखकर इनका को पता लग जाता है कि इस हमले से 500 किलोमीटर में सब कुछ तबाह हो जाएगा। वो सभी वहां से भागने की सोच रहे होते हैं, पर विक्टर कहता है कि हम उससे बचकर कहीं नहीं भाग सकते। वही नाटकू का हमला तैयार हो जाता है, पर चैरन कहता है कि एक गार्डियन के तौर पर सभी पिलर्स की रक्षा करना उसका फर्ज है। और जैसे ही नाटकू वहां हमला करता है, चैरन आगे आकर उसे रोक देता है। इतने ज्यादा पावरफुल हमले को ब्लॉक करने में उसकी हालत खराब हो रही थी और इसी दौरान उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने आने लगती है, जो देखकर उसे लगने लगता है कि शायद यही उसका आखिरी समय होगा। पर अगर वो मर गया तो भला बाकी पिलर्स को कौन बचाएगा, और खासकर हामिया को। तो वो उस पूरे अटैक को अब्सॉर्ब कर लेता है और इससे पहले कि वो गिरता, वो उसे वापस से चांद पर शूट कर देता है। उसकी ताकत को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जिससे कि चांद में इतना बड़ा गड्ढा हो चुका था। लेकिन ये सब देखकर कुरोनो को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके हमले की वजह से यहाँ के सभी कमजोर लोग मारे जाते, और अगर वो सभी मर जाते तो भला उसे एंटरटेन कौन करता। उसकी तो पूरी जिंदगी ही व्यर्थ चली जाती। जिसके बाद वो
वो अपने स्मोक से एक बड़ी सी तलवार बनाता है। नाटकू उसके ऊपर हमला करने जाता है पर कुरोनो एक ही झटके से उसके हाथ को काट देता है, जो देखकर शिनरा भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके हमले से इन्फर्नल को खरोंच भी नहीं आई थी। नाटकू फिर से उसके ऊपर हमला करने जाता है पर इस बार भी वो उसका दूसरा हाथ काट देता है, जिसके बाद वो एक एक करके उसके सारी बॉडी पार्ट्स को काटता जाता है और अब बस उसका सेंटर ही बचा था। शिनरा को लगता है कि कुरोनो उसे भी मारने वाला है पर वो उसका गला पकड़कर इन्फर्नल से नाटकू को बाहर निकालता है। उसे देखकर नाटकू की फट जाती है और वो रोते हुए कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, वो बस उसे एक चांस तो दे। पर कुरोनो कहता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसे वीक लोग ही पसंद है, अगर वो स्ट्रॉन्ग बन गया तो वो भला किसे बुली करेगा। नाटकू को अब तक सभी लोग सिर्फ इसलिए जोर देते थे ताकि वो अच्छा करे, पर कुरोनो से ये सुनकर कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है उसे शांति मिलती है और वो पूछता है कि क्या सच में अगर वो वीक रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीपर कहता है कि हाँ, वो एक बच्चा है और बच्चों को कमजोरी होना चाहिए और धीरे धीरे तो वो स्ट्रॉन्ग बन ही जाएगा, एकदम से स्ट्रॉन्ग बनने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं चैरन ये सब देखकर कहता है कि देखने में भले ही ये बहुत ही अजीब लग रहा हो लेकिन सिर्फ कुरोनो ही है जो कि नाटकू का प्रोटेक्टर बन सकता है। जिसके बाद चैरन बाकियों के साथ वहां से चला जाता है। वहीं कंपनी 8 अपनी सारी रिपोर्ट को लेकर अपने सीनियर्स के पास पहुंच जाते हैं, पर सीनियर कहता है कि वो होली सोल टेम्पल और हाजुमा इंडस्ट्रीज के पीछे क्यों पड़े हैं क्योंकि ये पूरी जगह उन्हीं की बदौलत चलती है। और वो कहते हैं कि जियोवानी का हाजुमा इंडस्ट्रीज के लिए काम करना और इवेंजलिस्ट में होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। कैप्टन कहता है कि उन्हें अभी अभी पता चला है कि अमातरासु में एक जिंदा इंसान है, पर वो बंदा कहता है कि उन्हें पहले से ही इस चीज के बारे में पता था और अगर एक बंदे के जलने से एक पूरी कंट्री चल रही है तो भला इसमें गलत क्या है। ये सुन के शिनरा भड़क जाता है और वो कहता है कि अगर उनके पास पहले से ही एक अमातरासु है तो वो अराडोला बर्स्ट पर रिसर्च क्यों कर रहे हैं, जिस पे वो कहता है कि क्योंकि वो एक और अमातरासु बनाना चाहते हैं ताकि उनकी पावर सप्लाई और बढ़ सके। ये सुन के शिनरा भड़क जाता है और वो उस बुड्ढे का काम तमाम करने जा ही रहा था पर कैप्टन उसे रोक देता है। उसी वक्त वहाँ वल्कन आता है और वो चिल्लाता है कि वो कभी शिनरा को कुछ नहीं होने देगा और वो एक ऐसा अमातरासु बनाएगा जिसमें किसी भी इंसान को जाने की जरूरत नहीं होगी। ये सुन के वो उसे अंदर आने को कहता है तो वल्कन उससे कहता है कि वो सिर्फ उसे ऐसा सामान दे जिससे कि अमातरासु बना है और वो अपनी रिसर्च में जरूर कामयाब होगा। कैप्टन भी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो शिनरा को सैक्रिफाइस होने नहीं देंगे। वो बुढ़ा कहता है कि वो कंपनी 8 को छूट जरूर देंगे पर उससे पहले उन्हें कुछ रिजल्ट्स दिखाने होंगे और वो उन बच्चों पर रिसर्च करना नहीं बंद करने वाले, पर उन्हें अब पहले से बेहतर ट्रीट किया जाएगा। दूसरी तरफ हम नाटकू को देखते हैं जो कि कुरोनो के साथ है और अब उसकी पावर्स उसके कंट्रोल में आने लगी है और अब फिर से उसका बैटल टेस्ट होना है। अगले दिन कंपनी 8 एक इन्फॉर्नल को मारने पहुंचते हैं जिसने कि एक इंसान की भी जान ले ली है। वो सभी मिलकर बड़ी आसानी से उसे मार देते हैं, जहां आयरिस उसके लिए प्रे करती है। वापस आने के बाद वो खुद को बैप्टाइज कर रही थी और उसे अब लगने लगा है कि होली सोल टेम्पल इवेंजलिस्ट के साथ काम कर रही है, तो उसे डर लगने लगता है कि जिस भगवान पर भरोसा है वो पूरी तरह से झूठ है। वहीं आकिटारो के पास कई सारे नए वेपन्स आए हैं जिन्हें की यूज करने से पहले बैप्टाइज करना होगा, पर क्योंकि आयरिस इन सभी वेपन्स को अकेले नहीं ले जा पाएगी तो वो शिनरा को उसके साथ भेज देते हैं। वहीं शिनरा उसके साथ जाकर बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि उसके लिए ये बिल्कुल एक डेट जैसी थी। इस दौरान सिस्टर आयरिस उसे बताती है कि वो बाकियों की तरह खुद को स्ट्रॉन्ग बना रही है और वो उसे अपने पिलपिले से मसल्स भी दिखाती है। ये देखकर शिनरा फिसल जाता है क्योंकि सिस्टर की बॉडी बहुत ही ज्यादा चिकनी है। इसके बाद वो बैप्टिज्म चर्च तक पहुंच जाते हैं जहां जाकर आयरिस वेपन्स को बैप्टाइज करना शुरू कर देती है और शिनरा अकेला बाहर बैठा था। जब आयरिस बैप्टिज्म खत्म कर बाहर आती है, शिनरा के पूछने पर वो बताती है कि उसे इस बात का डर लगने लगा है कि जिस भगवान को वो अभी तक पूजते आ रहे थे वो शायद पूरी तरह से झूठ है। पर इससे पहले कि शिनरा कोई जवाब देता, एक नन के चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि उसके पीछे एक इन्फर्नल पड़ा था जो कि इस चर्च का फादर है। उन्हें समझ नहीं आता कि जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी भगवान की सेवा में लगा दी, भला वो कैसे इन्फर्नल में बदल सकता है। शिनरा आयरिस को प्रेयर स्टार्ट करने को कहता है और वो अपनी एक किक से ही उस इन्फर्नल को खत्म कर देता है। इसके बाद वो आयरिस के सवाल का जवाब देता है कि जिस भगवान की वो पूजा कर रही है वो इवेंजलिस्ट नहीं है बल्कि वो सन गॉड है और जब तक वो अच्छा काम कर रहे हैं वो चाहे भगवान हो या इंसान वो उन्हें माफ कर ही देंगे। उसकी बातें सुनकर आयरिस का मन शांत हो जाता है। इसके बाद शिनरा उसे कंधे पर बिठाकर वहां से ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हम असॉल्ट को देखते हैं जो कि टमाकी से हारने के बाद खुद की ट्रेनिंग कर रहा है और बहुत सारी पोर्न मैगजीन्स और वीडियोस देखने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि वो अब टमाकी से लड़ सकता है, तो वो टमाकी से लड़ने के लिए पहुंच जाता है।
पर इससे पहले कि वो उसकी कुटाई कर सकता, टमाकी का लकी चार्म एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो टामाकी से फिर से हार जाता है। इस हार के बाद उसे लगता है कि अश्लील चीजें देखकर कुछ नहीं होने वाला, उसे घपाघप का एक्सपीरियंस लेना ही होगा। तो वो सीधा कोठे पर पहुंच जाता है और 2-3 लड़कियों से मिलने के बाद उसे लगता है कि वो उसे हरा सकता है, तो वो टमाकी से लड़ने के लिए फिर से पहुंच जाता है। पर इस बार भी उसका लकी चार्म एक्टिवेट हो जाता है और सॉल्ट सख्त लौंडा बनने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसका मन भी बह ही जाता है। तीसरी बार हारने के बाद वो फिर से खुद को ट्रेन करता है और काफी ट्रेनिंग करने के बाद उसे लगता है कि अब तो वो नहीं हारने वाला, पर इस बार भी वो हार ही जाता है। इसे लगता है शिनचैन से ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। आगे हम माकी को देखते हैं, जिसके फादर उसे वापस से मिलिट्री में आने को कह रहे थे, पर माकी कहती है कि वो लोगों की मदद करना चाहती है, इसलिए वो फायर फोर्स में ही रहेगी। आगे हम आर्मी जनरल ओजे को देखते हैं, जो कि माकी के फादर है। एक सोल्जर जब उसे रिपोर्ट देने आता है, वो उनकी शक्ल देखकर डर जाता है। इसके बाद हम माकी को फैमिली डिनर पर देखते हैं, जहाँ की हमें पता लगता है कि माकी की तरह ही ओजे का भी 2 ही पर्सनालिटी है, या तो बहुत गुस्से वाली या फिर एकदम ही सॉफ्ट। वहाँ पर माकी का भाई टाकी भी मौजूद है, जो कि एक क्रिमिनल डिटेक्टिव है, और टाकी के साथ साथ उसके फादर भी हिनावा से नफरत करते हैं, क्योंकि वही इंसान है जिसकी वजह से माकी फायर फोर्स में गई है और उसकी जान पर हर दिन खतरा मंडराता रहता है। वहीं डिनर के दौरान टाकी माकी से कहता है कि वो गोरिल्ला जैसी दिखने लगी है और अगर उसे शादीशुदी करनी है तो उसे वापस से लड़की वाले रूप में आना होगा। इसकी वजह से दोनों में ही बहस छिड़ जाती है। उनकी मॉम उन्हें शांत कराने की कोशिश करती है, पर वो एक नहीं सुनते, तो उनकी मॉम का गुस्सा भी अपनी सीमा पर पहुंच जाता है, यानी एंगर इश्यूज पूरे खानदान में चल रहे हैं। आगे वो सभी नेदर वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे थे कि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि नेदर से बड़ी ही अजीब सी स्मेल आने लगी है। अगले दिन हम टाकी को देखते हैं, जो कि नेदर में उस अजीब सी स्मेल का पता लगाने पहुंचा है और वो अपने पार्टनर के साथ टनल्स के अंदर चला जाता है, जहां उन्हें कई सारे क्लूज मिलते हैं। वो एक रूम में पहुंचते हैं, जो कि असल में एक लैब थी और वहां वही बग्स थे जिनसे कि इन्फर्नल्स बनाए जाते हैं। तभी उन्हें वहां एक बंदा दिखता है, वो उसका पीछा करते हैं, पर आगे जाने पर उन्हें एक इन्फर्नल की डेड बॉडी मिलती है। आगे जाकर वो उस बंदे को सरेंडर करने को कहते हैं, पर वो सरेंडर करने की जगह खुद को ही बम से उड़ा देता है। ये देखकर टाकी अपने साथी को बचा लेता है, जिससे उसका साथी तो बच जाता है, पर वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। आगे टाकी हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ था, जहां उसकी कंडीशन अब सीरियस तो नहीं है, पर वो जल्दी ही काम पर दोबारा नहीं जा पाएगा। इस घटना की रिपोर्ट ओजे तक पहुंचती है, तो वो नेदर के बारे में और पता लगाने के लिए कंपनी 2 के कैप्टन को कहते हैं। आगे कैप्टन आकिटारू हिनावा को एक लेटर देते हैं, जो कि मिलिट्री का ऑफिशियल लेटर है, जिसमें लिखा है कि कंपनी 2 नेदर में इन्वेस्टिगेट करने जा रही है, पर क्योंकि सिर्फ कंपनी 8 ही नेदर में पहले जा चुकी है, तो कंपनी 2 के साथ कंपनी 8 भी जाएगी। और उस लेटर के एंड में लिखा था कि कंपनी 8 वापस से माकी को मिलिट्री में भेज दे। तो इस बारे में कैप्टन माकी से पूछते हैं, पर वो वापस से मिलिट्री में जाने से मना कर देती है। पर कैप्टन उससे कहते हैं कि कंपनी इस मिलिट्री के नीचे काम करती है, तो उन्हें उनके ऑर्डर्स को मानना ही होगा, और ये एक फादर की कोशिश है ताकि वो अपनी बेटी को सेफ रख सके। माकी के वहां से जाने के बाद सभी लोग उसे याद करने लगते हैं। आर्थर पूछता है कि आखिर माकी कब वापस आने वाली है, पर जब शिनरा उसे बताता है कि वो कभी वापस नहीं आएगी, आर्थर कहने लगता है कि वो जरूर आएगी, और वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वहीं माकी मिलिट्री में पहुंच चुकी है, जहां वो अभी भी कंपनी 8 को ही याद कर रही थी और काफी उदास है। तभी वहां पर जनरल ओजे आते हैं, जो कि एक पिता की तरह उसे समझा रहे थे कि अपने बच्चों को सेफ रखना उनका फर्ज है, पर माकी कहती है कि इस बारे में वो घर जाकर बात करेंगे। दूसरी तरफ कंपनी 8 कंपनी 2 के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाती है, जहां विक्टर उन्हें बता रहा था कि नेदर में जाने के कई सारे रास्ते हैं, कई रास्ते बीच में ही बंद हो जाते हैं, कुछ भूल भुलैया जैसे हैं, और कई रास्तों के बारे में हम नहीं जानते, और शायद अंदर जाकर उन्हें इवेंजलिस्ट के मेन अड्डे का पता लग सके। इसलिए कंपनी 8 और कंपनी 2 अलग अलग रास्ते में जाएगी, ताकि वो सभी टनल्स की छानबीन कर सके। ये सुन के कंपनी 2 का कैप्टन एक्साइटेड हो जाता है। हम कल निकलेंगे नेदर का सफाया करने के लिए।